मैं हूं डॉक्टर जीएम चौधरी और मैं आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट है उस पे अपना 12वां लेक्चर जो है वो लेकर हाज़िर हुआ हूं। और ये हमारा जो लेक्चर है ये आपको ये समझने में आसानी फ्राहम करेगा कि हमारी जो पार्लियामेंट है जो कि 2 हाउसों पर मुश्तमिल है, जिसमें नेशनल असेंबली है और दूसरी सेनेट है, जबकि प्रेसिडेंट भी उसका हिस्सा है। उसमें फिनंशियल लेजिस्लेशन यानी कि फिनांस बिल कैसे पास होता है, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये बजट स्टेटमेंट या एनुअल बजट क्या होता है और उसको किस तरीके से पार्लियामेंट पास करती है। तो चले अब हम इस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने है जी लेक्चर 12, जिसका टाइटल है फाइनेंशियल प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन एंड एनुअल बजट स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो कौन सी प्रोविजंस है जो कि इसको डील करती हैं। ये आपके सामने वो प्रोविजंस मौजूद हैं। और सबसे पहले आर्टिकल 73 है जो बताता है कि व्हाट्स द प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। आर्टिकल 74 ये बताता है कि फेडरल गवर्नमेंट्स की कॉन्सेंट जो है वो ज़रूरी होती है जब भी कोई फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करनी हो। आर्टिकल 75 बताता है कि प्रेसिडेंट हर बिल को एसेंट करता है, चाहे वो फिनंशियल हो या अदरवाइज हो। मकसद ये है कि तमाम बिल्स पर जब तक प्रेसिडेंट असेंबली या पार्लियामेंट के पास होने के बाद साइन ना करे वो कानून का दर्जा नहीं हासिल करते। आर्टिकल 77 ये बताता है कि जो भी टैक्स लगाए जाएंगे वो कानून के ज़रिए लगाए जाएंगे, कोई गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से टैक्स नहीं लगा सकती। आर्टिकल 78 ये बताता है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड होगा और एक फिर पब्लिक अकाउंट होगा। इनका मैं फ़र्क अभी आपको बताऊंगा। फिर जी आर्टिकल 79 ये बताता है कि ये जो कस्टडी है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की और पब्लिक अकाउंट की, ये किसके पास होगी। आर्टिकल 80 बताता है कि एनुअल बजट स्टेटमेंट जो है ये क्या होती है, इसमें क्या क्या कुछ शामिल होता है। आर्टिकल 81 ये बताता है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो है उस पर कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हैं यानी कि एक्सपेंडिचर चार्ज हो सकते हैं। फिर उसके बाद जी हमारे पास आर्टिकल 82 है जो ये बताता है कि ये जो एनुअल बजट स्टेटमेंट है इसके मतलब प्रोसीजर क्या है। आर्टिकल 83 ये बताता है कि जब भी कोई एक्सपेंडिचर से रिलेटिंग प्रपोज़ल पार्लियामेंट में असेंबली में लाई जाएगी तो उसको प्राइम मिनिस्टर जो है वो अथेंटिकेट करेगा, यानी कि पे उस पर अपने वो ओरिजिनल साइन करेगा कि वाकई ये मेरी अथराइजेशन से लाई जा रही। फिर जी आर्टिकल 84 जो है वो सप्लीमेंट्री और एक्सेस ग्रांट्स के मुतल्लिक है। आर्टिकल 85 जो है वोट्स ऑन अकाउंट्स पर है, यानी कि किस तरीके से पार्लियामेंट वोटिंग होगी। फिर जी आर्टिकल 86 ये बताता है कि पावर टू अथराइज एक्सपेंडिचर व्हेन असेंबली स्टैंड डिसॉल्व्ड, यानी कि जब कभी मुल्क में असेंबली ना हो तो फिर किस तरीके से जो है वो फिनंशियल एक्सपेंसेस जो हैं वो पूरे किए जा सकते हैं, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के इदारों के। तो इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो एनुअल बजट स्टेटमेंट होती है ये किसी भी जमहूरी गवर्नमेंट का इंतहाई इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। और अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल प्रपोजल्स को पास ना कर सके तो उसका मतलब ये लिया जाता है कि या उस गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में यानी कि असेंबली में मेजॉरिटी की सपोर्ट हासिल नहीं है, या वो आवाम का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ कर चुकी है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में अगेन उसे असेंबली में मेजॉरिटी हासिल नहीं है और उसका एक ही हल होता है या उस मिनिस्ट्री को रिज़ाइन करना पड़ता है और उसकी जगह पर पार्लियामेंट के अंदर से ही नई गवर्नमेंट बना दी जाती है। और दूसरी सूरत ये है कि फिर जनरल इलेक्शंस करवाए जाते हैं जिनमें फिर कोई भी नई पार्टी जो है वो मेजॉरिटी लेके आती है, वो गवर्नमेंट बनाती है और वो फिर बजट इंट्रोड्यूस करती है।
और आर्टिकल का, आइन का जो आर्टिकल 86 है वो ये बताता है कि अगर कभी जो है वो पार्लियामेंट जो है वो ना मौजूद हो, यानी कि इलेक्शंस की सूरत में या किसी और वजह से, तो उस वजह से फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके सिर्फ 4 माह तक के जो एक्सपेंडिचर हैं वो आइन के तहत अथराइज़ किए जा सकते हैं। इसका मतलब यही है कि हमारे आइन के तहत कभी भी 4 माह से ज़्यादा जो है वो असेंबली की अदम मौजूदगी नहीं हो सकती। अदरवाइज़ जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके लिए अपने अखराजात चलाना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो भी फिनंशियल प्रोसीजर्स हैं, प्रपोजल्स हैं, वो एक बिल की सूरत में इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं जिसको फिनांस बिल कहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो फिनंशियल लाज हैं, मतलब उसमें टैक्स के लाज हैं, उसमें टैक्स का कोई नया ला बनाना वो हो सकता है कि ड्यूटीज़ हैं, लेवीज़ हैं। बस इसमें इनकम टैक्स का ला है हमारे पास, कस्टम्स का है, सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, या फिर और इसी किस्म के टैक्सेशन लाज हैं। तो उन लाज के ज़रिए गवर्नमेंट रद्दो बदल करती है कि क्या टैक्स होगा। फिर उसके साथ एक एनुअल बजट स्टेटमेंट होती है जो कि एक इनफैक्ट टेबल की फॉर्म में होती है, जिसमें जो हुकूमत की तमाम वजारतें, डिवीज़न, डिपार्टमेंट या मुख्तलिफ़ किस्म के अदारे हैं, उनके अखराजात जो हैं उनके तखमीना जात की स्टेटमेंट्स होती हैं, जिनमें यह बताया जाता है कि किस मद में कितने पैसे खर्च किए जाएंगे। तो इस तरीके से आप पर ये बात वाज़ेह हो जाना चाहिए कि कोई भी इनकम यानी कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये जो फिनांस बिल है इसके ज़रिए अवाम पर टैक्स लगाए जाते हैं, और फिर उन टैक्सेस को खर्च करने के लिए ये एनुअल बजट स्टेटमेंट, जिसे आम तौर पर बजट कहा जाता है, वो पार्लियामेंट में पेश की जाती है, जिसके ज़रिए गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट से मंजूरी हासिल करती है कि हम इस अदारे को इतने पैसे दे रहे हैं। यानी कि अवाम के नुमाइंदे इस चीज़ की मंजूरी देते हैं कि अवाम पर कितना टैक्स लगाया जाएगा, और साथ साथ ही वो ये भी मंजूरी देते हैं कि ये जो टैक्स है वो किस तरीके से ख़र्च किया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो बजट स्टेटमेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें ये जो बजट स्टेटमेंट होती है इसको डिटेल के साथ डील करने के लिए हमारे पास नेशनल असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द नेशनल असेंबली है, जिनमें बड़ी तफसील के साथ बताया गया है कि एक एक स्टेप जो है वो कैसे होगा, यानी कि जनरल डिस्कशन कैसे होगी, ये जो अप्रोप्रिएशंस की प्रपोजल्स होंगी उन पर डिस्कशन कैसे होगी, ये जो चार्ज एक्सपेंडिचर्स है उनके मतलब क्या ट्रीटमेंट होगा, अलॉटमेंट ऑफ डेज़ कैसे होगी, यानी कि कितने दिन बजट पर डिस्कशन की जा सकती है, और उसके साथ साथ ये जो कट मोशंस हैं ये कैसे मूव की जाती है। तो कट मोशंस ये जी एक अपोजिशन के पास एक तरीका होता है जो जो गवर्नमेंट की किसी भी जो लेजिस्लेटिव या बजटरी प्रपोज़ल है उस पर अपना अज़हार नापसंदीदगी शो करने के लिए होता है। और ये 3 किस्म की कट मोशंस होती हैं। पहली जो है उसे डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, दूसरी को इकोनॉमी कट, और तीसरी जो है उसको टोकन कट कहते हैं। ये डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट का मतलब ये है कि ओवरऑल ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट की फ़िनांशियल पॉलिसी गलत है, और इकानमी कट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को ये तजवीज़ दी जाती है कि किसी हेड में आपने जो भी अमाउंट एलोकेट की है वो ज़्यादा है, उसको कम किया जाए। जबकि टोकन कट जो है इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट पर नापसंदीदगी का इजहार करना कि गवर्नमेंट जो है उसने
कतई तौर पर ये जो फिनंशियल प्रपोज़ल है वो ठीक नहीं बनाई और इसको चेंज करना चाहिए। ये देखें जी, ये सारी की सारी जो कट मोशंस हैं ये अपोजिशन की तरफ से आती हैं, लेकिन ये कट मोशंस पास नहीं होती। अगर गवर्नमेंट कहीं पर चाहे कि किसी प्रपोज़ल में या किसी बजटरी एस्टीमेट में चेंज करनी है तो गवर्नमेंट खुद ही कर लेती है। कट मोशन के पास होने का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया गया है। तो हमारे पास जो एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज़ हैं, जैसे कि बरतानिया की जो डेमोक्रेसी है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको हम मदर ऑफ पार्लियामेंट्स भी कहते हैं, तो उसमें अगर कट मोशन पास हो जाए तो जो भी गवर्नमेंट अब वक्त होती है वो रिज़ाइन कर देती है और नए इलेक्शंस जो हैं उनको कॉल किया जाता है। या फिर अगर पार्टी जो मुतलका पार्टी है उसकी पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी ना हो तो फिर दूसरी पार्टी जो है उसको हुकूमत बनाने की दावत दी जाती है। तो इस तरीके से ये जो कट मोशंस हैं ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। और अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की कौन कौन सी प्रोविजंस हैं जो बजट साजी से मुतल्लिक़ हैं और वो क्या कहती हैं। ये अब आपके सामने आइन का जो आर्टिकल 73 है वो मौजूद है, जो ये बताता है कि मनी बिल्स के रिलेटिंग प्रोसीजर क्या है। तो इसमें ये कहा गया है जी कि जो मनी बिल है ये हमेशा नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट होगा, और इस तरीके से मनी बिल जो है ये भी बताया गया है कि उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ जो है यानी कि फिनांस बिल के साथ साथ एनुअल बजट स्टेटमेंट जो है वो भी होगी। तो इस तरीके से इसमें ये कहा गया है कि ये जो भी प्रपोजल्स होंगी इनको उसके साथ ही सेनेट को ट्रांसमिट किया जाता है, जो कि 14 दिन के अंदर अंदर अपनी जो भी प्रपोजल्स हैं उनको नेशनल असेंबली को भेजेगी और फिर नेशनल असेंबली जो है उन प्रपोज़ल को कंसिडर करेगी। अगर नेशनल असेंबली चाहे तो उन रिकमेंडेशंस को वो बिल का और प्रपोजल्स का हिस्सा बना सकती है, और अगर ना चाहे तो ये बाइंडिंग रिकमेंडेशंस नहीं हैं और फिर वो अपनी मर्ज़ी से जो फिनांस बिल है और एनुअल बजट स्टेटमेंट है उसको पास कर सकती है। तो इस तरीके से ये अभी आपको मैंने पहले ये बताया था कि देखें कि ये फिनांस बिल में होता क्या है। बेसिकली ये जो मनी बिल या फिनांस बिल होता है इसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं: द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन एंड ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, द बोरिंग ऑफ मनी और द गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द फेडरल गवर्नमेंट और द अमेंडमेंट ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ दैट गवर्नमेंट। उसके बाद ये है, ये कस्टडी ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड के मुतल्लिक होता है और उसमें जो पैसे जमा होंगे और उनसे जो भी पैसे खर्च किए जाएंगे उनके मुतल्लिक। फिर उसके बाद जो चौथी प्रोविजन है वो ये है कि ये बताता है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो है उस पर क्या क्या चीज़ें चार्ज की जाएंगी, यानी कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से कौन सी रकूम खर्च की जाएंगी और कौन सी नहीं की जा सकती। तो इस तरीके से आगे फिर इसमें जी जो भी दूसरा जो एक गवर्नमेंट का अकाउंट होता है उसे पब्लिक अकाउंट कहते हैं। इसमें जो भी गवर्नमेंट की इनकम है वो सारी की सारी इस अकाउंट में आती है। इसके अलावा ये ऑडिट ऑफ अकाउंट जो है ये भी इसको भी देखा जाता है इसमें, और इसके अलावा और भी कोई भी जो मैटर है जो कि फिनंशियल प्रपोजल से मुतल्लिक़ हो उसको कंसिडर किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो ऊपर मैंने बातें बताई हैं वही चीज़ें जो हैं जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा होती हैं, और ये जो मनी बिल है उसमें इन्हीं तमाम चीज़ों के मुतल्लिक़ हो सकता है। तो इस तरीके से ये मनी बिल जो है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट होता है, और जैसे ही असेंबली इसको पास कर देती है तो फिर नेशनल असेंबली का स्पीकर इसे
अपने सर्टिफिकेट के साथ प्रेसिडेंट को भिजवाता है कि ये वाकई एक मनी बिल है, और उस सर्टिफिकेट के बाद प्रेसिडेंट जो है उसको साइन कर देता है, एंड देन इट बिकम्स एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और फिर वो कानूनी हैसियत इख्तियार कर लेता है और पूरे मुल्क में नाफज हो जाता है। और ये जो आर्टिकल 74 है ये इस चीज़ को डील करता है कि किस तरीके से उसको इसेंट किया जाएगा। तो प्रेसिडेंट जो है वो इसको इसेंट करने का यानी कि इसकी मंजूरी देने का पाबंद है। उसके बाद हमारे पास ये आर्टिकल 75 है, वो भी इसी इसेंट के मज़ीद तरीके को एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से इसेंट होती है। मुख्तरन ये है कि जब भी पार्लियामेंट कोई बिल पास करती है तो उसको सदर के पास भेजा जाता है, चूँकि सदर पार्लियामेंट का तीसरा इम्पॉर्टेंट पिलर है, वो फिर उस पर साइन करता है, और जैसे ही प्रेसिडेंट साइन करता है तो वो बिल जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की सूरत इख्तियार कर जाता है और बाकायदा तौर पर लॉ की सैंक्शन रखता है। तो इसमें ये जो आर्टिकल 76 है ये ऑर्डिनरी लॉज के मतलब है, और इसमें ये बताया गया कि ऑर्डिनरी लॉज अगर किसी हाउस में पेंडिंग है तो, और ख़ास तौर पे अगर वो नेशनल असम्बली में है तो अगर नेशनल असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी तो वो लैप्स हो जाएंगे, अगर सेनेट में है तो वो लैप्स नहीं होंगे, चूँकि सेनेट जो है वो एक परमानेंट इदारा है, वो डिज़ोल्व नहीं होती। इस तरीके से जी आर्टिकल 77 है वो ये बताता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड फॉर द पर्पसेस ऑफ द फेडरेशन एक्सेप्ट बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एक्ट ऑफ मजलिस शूरा, यानी कि कोई भी टैक्स या कोई भी इस किस्म की जो प्रपोज़ल है वो गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर नहीं लगाई जा सकती, जो कि यकीनन मजलिस शूरा के ज़रिए हासिल होती है। फ़ाइनेंशियल प्रोसीजर वही जो मैंने आपको पहले बताया कि पहले नंबर पर इसके गवर्नमेंट के 2 अकाउंट्स होते हैं। आर्टिकल 78 में ये बताया गया, एक फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है, दूसरा जो है वो पब्लिक अकाउंट है। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो है जी उसमें ये देखें कि ये उसकी कंपोजिशन है कि ऑल अदर मनीज़ received by or on behalf of the federal government or received by or deposited with the Supreme Court or any other court established under the authority of federation then shall be the credit to the public account। यानी कि ये 2 अमाउंट्स हैं, 2 किस्म की अमाउंट्स जो कि पब्लिक अकाउंट में जाती हैं, बाकी फेडरल गवर्नमेंट की जितनी भी रिसीट्स होती हैं वो सारी की सारी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जाती हैं। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट की जो कस्टडी है ये फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है और वो मजलिस शूरा की मर्ज़ी से इसमें से इखराजात कर सकती है। एनुअल बजट स्टेटमेंट जैसा कि मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, ये बेसिकली वो स्टेटमेंट होती है टैबुलेटेड फॉर्म में जिसमें फेडरल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ अदारे, मिनिस्ट्रीज़, डिवीज़न, वजारतें जो हैं उनके अखराजात की तफसील दी जाती है। यानी कि अगर आप ये देखें तो द एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली द सम्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर डिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज एक्सपेंडिचर charged upon the federal consolidated fund and the sums required to meet other expenditure proposed to be made from the federal consolidated fund and shall distinguish expenditure on revenue account from other expenditure। तो इस तरीके से फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जी एक ऐसा परमानेंट फंड है कि जिसमें से सारी गवर्नमेंट के फंड्स जो अखराजात पूरे नहीं किए जाते बल्कि उससे मखसूस किस्म के अखराजात किए जाते हैं। जैसे प्रेसिडेंट जो है उसके पार्क्स एंड प्रिविलेजेस और सैलरीज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस के अखराजात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अखराजात, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के अखराजात, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अखराजात, एडिटर जनरल के अखराजात। मकसद ये है कि किसी भी सूरत में ये वो अदारे हैं कि जिनके कभी भी फंडिंग नहीं रोकी जा सकती अगर मुल्क में कितनी भी शदीद किस्म की बहरानी कैफियत
क्यों ना हो। इसके अलावा इसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो डेट्स हैं या फिर इसके अलावा कोई भी जो सम्स हैं जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गवर्नमेंट को हासिल होते हैं, या आपके सामने ये आर्टिकल की वर्डिंग मौजूद है, वो सारे के सारे इसमें चार्ज होते हैं। फिर उसके बाद जी प्रोसीजर क्या है, मैंने आपको बताया था कि नेशनल असेंबली और सेनेट के बड़े डिटेल्ड रूल्स हैं जो ये बताते हैं कि किस तरीके से ये सारे के सारा प्रोसेस जो है वो किया जाता है। तो इसमें जी बजट इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इंट्रोड्यूस कराने के बाद उसमें दिन तय कर दिए जाते हैं कि इतने दिन इस पर डिस्कशन होगी। बजट एक ऐसा प्रपोज़ल होती है जिस पर हर पार्लियामेंट का जो रुकन जो है उसका बोलना मैंडेटरी होता है, ताकि वो अपनी राय का इज़हार कर सके जो कि उसके हल्के के अवाम की राय तस्वर की जाती है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद जी इस पर डिस्कशन होती है। डिस्कशन के वाइंड अप होने के बाद फिर जो मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांड्स हैं उनको पेश किया जाता है। जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 किस्म की कट मोशंस हैं जिनके ज़रिए जो है अपोजिशन कट मोशंस मूव करती है, जो कि अक्सर पास नहीं होती, लेकिन वो ये ज़रूर ज़ाहिर करती हैं कि अपोजिशन किसी मखसूस जो प्रपोज़ल है उससे मुत्फिक नहीं है। तो आर्टिकल 83 ये बताता है कि जो भी प्रपोज़ल्स मूव की जाएंगी वो प्राइम मिनिस्टर जो है उनको पेश करने से पहले अथेंटिकेट करेगा, यानी कि अपने ओरिजिनल साइन करेगा कि ये वाकई इस पर्पज़ के लिए। ये अभी एक सवाल है जी कि ये सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट्स क्या है। बेसिकली देखें, ये जो बजट के एस्टीमेट्स होते हैं ये सारे के सारे अंदाज़न होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते। और अक्सर ये देखा गया है कि किसी वजारत को जितने पैसे आलोकेट किए गए हैं या तो उसने उससे ज़्यादा पैसे खर्च कर लिए हैं या फिर उसमें जितने उसको आलोकेट हुए हैं वो सारे खर्च नहीं हुए, यानी कि वो बच गए हैं। तो इस सूरत में नया जो बजट आता है अगले साल का, अगर पैसे कम खर्च हुए हों तो फिर उनकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की सूरत में डिमांड की जाती है जिसको पार्लियामेंट पास करती है। तो एक्सेस ग्रांट्स का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पर पैसे बच गए हैं तो वो भी फिर पार्लियामेंट के नॉलेज में लाया जाता है कि ये पैसे जो है वो खर्च नहीं हो सके, फिर पार्लियामेंट उनको किसी दूसरी पर्पज़ के लिए खर्च कर सकती है। उसके बाद जी वोट्स का ये बड़ा डिटेल्ड प्रोसीजर होता है जी। नंबर 1 तो ये फिनांस बिल होता है। फिनांस बिल के पास होने का वही आम तरीका है जो कि आम लेजिस्लेशन का है, यानी कि उसको मेजॉरिटी से पास किया जाता है। लेकिन जहाँ तक तल्लक है ये फिनंशियल प्रपोजल्स, यानी कि एनुअल बजट स्टेटमेंट में जो प्रपोजल्स होती हैं, तो ये सारी की सारी प्रपोजल्स जो हैं ये हर मिनिस्ट्री के हिसाब से, यानी कि मुख्तलिफ़ हेड्स में इनको तकसीम किया जाता है, यानी कि मुख्तलिफ़ अकाउंट्स नंबर में तकसीम किया जाता है और हर अकाउंट पर अलग अलग वोटिंग होती है और उसमें अगर कट मोशंस मूव की गई हों तो उन पर डिस्कशन करके उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। जबकि आम तौर पर जितनी भी ये कट मोशंस होती हैं इनको रिजेक्ट ही किया जाता है। तो ये आर्टिकल 86 है जी जो ये बताता है कि अगर नेशनल असेंबली कभी डिज़ोल्व हो गई हो तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह के लिए जो है फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस जो है वो ऑथराइज़ किए जाते हैं। इसका दूसरे लफ्ज़ों में ये भी मतलब है कि गवर्नमेंट को मजबूर किया जाता है कि वो 4 माह के अंदर अंदर जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको मुकम्मल करे। अगर वो 4 माह के अंदर इलेक्शन के प्रोसेस को मुकम्मल नहीं करेगी तो उस सूरत में उसके पास बजट जो है उसमें से खर्च करने के लिए कोई अथराइजेशन नहीं होगी और नतीजतन गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो सकती है। यानी कि अगेन उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को मजबूर किया जाता है कि वो जमहूरियत का जो प्रोसेस है
उसको कंटिन्यू रखें। तो इससे इसी के साथ हम आज की डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे कर सकते हैं। आपके सामने हमारे नंबर्स मौजूद हैं। अगर आप हमारे लेक्चर्स के मतलब किसी किस्म की राय देना चाहें तो तब भी आप हमें दे सकते हैं। आप हमारे चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आपकी तालीमी जो मसरूफियात हैं या सरगर्मियां हैं उनमें बेहतर तरीके से मदद की जा सके। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही डॉक्टर GM चौधरी आपसे इजाज़त चाहता है।